प्रोग्राम लेट्स टॉक में भी आदाब कबूल फरमाइए। ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि जिस मौज़ूआत पे भी गुफ्तगू छिड़े प्रोग्राम के आखिर तक सोच के ज़ाविये दुरुस्त समत में चलने लगे और कुछ सवालात के जवाब भी मिल जाएं, और ये भी कि आपकी भी पार्टिसिपेशन हो जाए, आपकी भी राय हमें पता चल जाए। उसके लिए स्क्रीन पर भी थोड़ी देर बाद टेलीफोन नंबर्स आने भी शुरू होंगे। प्रोग्राम लाइव है, आप इसमें बज़रिया फ़ोन शिरकत भी कर सकते हैं। पिछले दिनों से काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ चेंजेस आई हैं। अखबारात के मुख्तलिफ सफ़ात पे आप देख रहे होंगे, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे भी बहस मुबाहिसा भी जारी है, जिसमें कि सर फहरिस्त जो है वो जाली डिग्रियों का मौजू था। उसके बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे जो भी हाल ही में माहिदा साइन हुआ है उस पर काफ़ी बात हुई है। एक ग्रुप ये उसकी मुखालफत कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया को प्रिविलेज दे दिया गया है। कुछ कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया तक का रास्ता खुल गया है। इधर बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो सवालिया निशान बन के हमारे सामने खड़ी हुई है। खुसूसन बलूचिस्तान के एक सीनियर लीडर हबीब जालिब बलोच के कत्ल के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद कई सवालिया निशानात सामने हैं। कौन है, क्यों करा रहा है, मकासद क्या हैं, क्या शिद्दत पसंद जो हैं वो पुरअमन नेगोशिएशन करने वाले नेशनलिस्ट पे हावी आ गए हैं, या ये बाहर की साजिशें हैं। और भी कई हैं, पाक भारत मज़ाकरात हैं, खुसूसन खारजा वज़राए खारजा के लेवल पे, जिस पर के 2-3 दिन पेशरफ्त हुई लेकिन फिर वो नाकाम हो गए और एस एम कृष्णा वापस चले गए। ये तमाम मौज़ूआत थे, इन पर हम खुल के गुफ्तगू करेंगे। पहले अपने मौजूद मेहमान से आपका तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और खुद साहिबुल राय जनाब डॉक्टर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू जॉइनिंग अस। माय प्लेजर सर। डॉक्टर साहब, कल आपने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जी ना, जाली डिग्रियों के एक मौजू के ऊपर, और ज़ाहिर है कोई ये ऐसा मौजू तो नहीं था कि जिसकी मुआफ़क़त कहीं से भी की जाए। हालांकि कुछ क्वार्टर से हमें आवाज़ें भी सुनाई दी कि डिग्री तो सिर्फ डिग्री होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जाली हो या असली हो। तो हमने ये सोचा कि शायद वो क्वार्टर्स किसी दिन ये भी कहेंगे कि करेंसी नोट तो करेंसी नोट होता है, जाली हो या असली हो। बहुत सारी चीज़ें, दवा असली हो या जाली हो, जहर असली हो या जाली हो, ये सब। अच्छा, अब इसमें मतलब जो सूरत हाल है, कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि भाई ये परवेज़ मुशर्रफ ने एक ग्रेजुएट असम्बली लाने के लिए जब किया था तो कुछ लोगों ने ज़ाहिर अंदर घुसने के लिए, कुछ ने असम्बली में आने के लिए, ये तमाम सिलसिले किए थे। कुछ लोगों के रिजर्वेशंस हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से उन्होंने पढ़ा जो रिकगनाइज शायद नहीं हो सके हैं। कुछ का वो अमेरिकन या यूरोप की उन यूनिवर्सिटीज़ का जो वन रूम यूनिवर्सिटीज़ कहलाती हैं, $250-300 में जो PhDs देती हैं, उनका भी एक सवालिया निशान है। अब इस सारे सिलसिले में HEC के जावेद लगारी साहब पे बड़ा प्रेशर था। कल वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। आज के अखबारात में स्टेटमेंट तो यही आया कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा है कि अपने काम को जारी रखें और हर चीज़ को देखते रहें, मगर उनके भाई फारूक लगारी जो एक ब्यूरोक्रेट, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आया। तो आम तासुर ये था कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है जावेद लगारी साहब को थ्रू हैरेसिंग हिज फैमिली। यहाँ से शुरू करते हैं। भाई साहब, मैं समझता हूँ कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। जावेद लगारी साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई इस असना में, मगर बहुत सारे लोगों ने उनसे कोई बात सुनकर ये कम्युनिकेशन हम तक पहुँचा कि उनके ऊपर बेइंतहा प्रेशर है। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने की वजह भी यही थी। अगर प्राइम, वरना कोई तुक नहीं बनता HEC का चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करो और मुलाकात के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कहें वो यही कहें कि तुम खुलकर काम करो, तुम डरो मत, पीछे मत हटो। इसका मतलब था प्रेशर, ओपन फाइट है। ठीक है ना। दूसरी बात मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये राय है कि जाली ये जो डिग्रीज का इशू है ये होना नहीं चाहिए था, है ना। लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया। जब आप वोट डाल सकते हैं तो आप इलेक्ट भी हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि आप 2% लोगों को कहें तुम इलेक्ट हो सकते हो और तुम 98% तुम सिर्फ वोट डाल सकते हो, ये नहीं हो सकता। सही। तीसरी बात में आपके बड़ा क्लियर है, जहन में क्लियर कर लेना हम लोग अपनी बातों को। मगर जब कोई कानून बनता है तो उस कानून को सबसे ज्यादा हमारे लेजिस्लेटर्स को फॉलो करना चाहिए। जब कानून था और जाली डिग्रियां सबमिट हुई हैं तो लिहाजा ये क्रिमिनल्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब किस लेवल के क्रिमिनल्स हैं कानून ने खुद वजाहत कर दी। अखलाकियात तो कभी जस्टिफाई नहीं करेगी ना, कानून ने खुद वजाहत भी कर दी। कानून ने क्या वजाहत की, और ये 18th अमेंडमेंट के बाद भी यही वजाहत मौजूद है। कानून ने यह वजाहत की कि जो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करेगा, कोई जाली दस्तावीज देगा, अपनी प्रॉपर्टी का जाली तखमीना देगा, या कोई भी चीज जाली दाखिल करेगा अपने नॉमिनेशन पेपर में, उसको 3 साल की सजा जेल की है। फोर्जरी तो फोर्जरी है। हाँ, तो 3 साल की जेल की सजा है। सही। ठीक है ना, ये बात भी तय हो गई। अच्छा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सिंबॉलिक अंदाज से ये मामला उठाया। उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने, जमशेद दस्ती साहब ने क्या किया, जब पता लगा कि फैसला हो जाएगा तो उन्होंने रिजाइन कर दिया।
है ना। बहुत सारों ने रिजाइन करके इस मामले को हल किया, मगर मेरे साथ तो ज्यादती हो गई ना कि जो आदमी झूठ बोलकर अंदर गया, उसने वहां से तनख्वाहें ली, उसने वहां से बेनिफिट्स लिए और एक्चुअली वहां पे करप्शन किया। अच्छा, वो रसीफा देकर चला गया, इसका मतलब वो साफ हो गया क्या, है ना। लिहाजा मैं समझता हूं कि उसको कानून की जद में आना चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा क्लेम यह है कि गरीब आदमी के लिए कानून है और अमीरों के लिए और लेजिस्लेटर्स के लिए कानून नहीं। मतलब उसका क्या कहेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात में जमशेद दस्तगी को फिर दोबारा आवाम ने मुंतखब देखिए किया है। अब ये दूसरी बात है, अब ये दूसरी बात है। अब मैं कहता हूं कि अगर अवाम ने उसको मुंतखब किया, देखिए मैं आपके सामने जब भी आता हूं ना तो बिल्कुल एक न्यूट्रल बनकर आता हूं कि मैं सिर्फ पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो हक और इंसाफ की बात है वो आपके सामने रखूं। जब दस्ती साहब को जब लोगों ने अलर्ट किया तो इस बुनियाद पर अलर्ट किया कि दस्ती साहब वहां लोगों के काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं और आप ये समझे कि कमाल है यार, ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो अलर्ट करें, लोगों के पास चॉइस नहीं है, लोगों के पास निजाम की तरफ आना मुश्किल है, निजाम चलने नहीं देते, अफराद चलते हैं। पाकिस्तान का निजाम अफराद पर चलता है, MNA MPA पर चलता है। वो इस तरह से चलता है कि जो पुलिस के अंदर जिसका असर रसूख है, इंसाफ आदमी को नहीं मिलता तो वो MNA का दामन पकड़ता है, MPA का दामन पकड़ता है, और जो इसमें उनका काम करा दे उस गरीब का, तो लिहाजा वो उसी को वोट देने चला जाता है। अब ये दूसरी बात है कि वो काम 100 का करता है और लूटता उसी गरीब के 1000 है। डॉक्टर साहब, एक ऐसे माशरे में जहाँ तमाम मुरवजा उसूलों के मुताबिक जिस माशरे में या जिस सोसाइटी में सिविक राइट्स जो किसी भी एक इंसान के टैक्स पेयर के होते हैं, वो भी लग्जरीज और प्रिविलेजेस के ज़ुमरे में आ जाए, कमाल। वहाँ क्या ये नहीं होगा? मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि अगर कोई MPA या MNA किसी ऐसे मोहल्ले में, ऐसी जगह जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है, मेरे घर में नल का लगवा दे, जो मेरा सिविक राइट है एक्चुअली, लेकिन वो मेरे लिए वो लग्जरी क्या बल्कि प्रिविलेज हो गया है। प्रिविलेज जो आपका राइट था, जो मेरा राइट था, मगर मुझे जब दिया गया तो प्रिविलेज हो गया और आपके ऊपर एहसान किया गया। तो अब सवाल ये है कि मैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी वसीयत ये करूंगा कि भाई इनको और इनके खानदान को वोट देना, क्योंकि जो आपका राइट है वो प्रिविलेज बन गया। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम हैव्स एंड हैव्स नॉट के इस लेवल तक नहीं आ गए। बिल्कुल भाई साहब, इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मैं खास तौर पर, क्योंकि तहरीक इंसाफ में तो बहुत सारे लोग हैं ना, मैं चाहता हूं कि हम बगावत करें इसी बात से। यही निज़ाम है, इसी निज़ाम को मैंने और आपने बदलना है कि जो मेरे हुकूक हैं वो मुझे हुकूक के एतबार से मिलना चाहिए। तुम अगर मुझे अपना हक मेरा हक देते हो, मेरे ऊपर एहसान नहीं करते, ये मेरा हक है, ये मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, इस धरती ने मुझे वो राइट दिया है ना। अच्छा, जब तक आप एहसान करते रहेंगे मेरे ऊपर, तो मैं आपको एहसान के तौर पर एहसान का जवाब देता रहूंगा। तो मुझे देता, निजाम जब नहीं दे रहा, आप खराज दे रहे हैं ना, उसका खराज तो आप देते रहेंगे। अब ये किस किस लेवल पे आपके होमवर्क है? मतलब एक आम शहरी जो है जी, अभी हम देहात में नहीं जा रहे हैं, अभी हम शहर में ही है। एक आम शहरी, पुलिस है, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि सरकारी अस्पताल है, सरकारी दफातर है, बस मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाता हूं। आज मैं ड्राइविंग लाइसेंस, अब आपने सही कहा, आज मैं ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराने गया था, बनवाने गया था, लाइन में लगा रहा, बैठा रहा 9 बजे। मैंने सोचा यार, उन्होंने कहा जी 8:30 बजे खुलता है ऑफिस। मैंने कहा चलो 8:30 बजे से बैठूंगा। 10 बजे वापस आ गया और वो नहीं बन सका। उन्होंने कहा जी, आखिर में उन्होंने आकर कहा, उन्होंने कहा जी आपका तो फलानी जगह बनेगा, अब कल फिर मैं शुरू करूंगा। एजेंट नहीं खड़ा था मैंने नियत ये की थी कि मैं बगैर एजेंसी के कराऊंगा काम। एजेंसी बड़ी बदनाम है पाकिस्तान में, तो आज जनाब 1.5-2 घंटे करके आया हूँ। मगर मैं फिर भी ये कहता हूँ कि कुछ जगहों पर मामलात इंप्रूव हुए। जैसे जब मैंने पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था ना, उसके मामले में मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर था। अलबत्ता ये लिखा हुआ था, जो ये लिखा हुआ था कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर से आंखों का जो मुआयना होगा, इस पर कोई फीस नहीं होगी। अच्छा फीस ले ली गई थी, उन्होंने फीस ले ली थी, वो सबसे ले रहे थे। मैंने कहा तो फीस तो देनी पड़ेगी, मगर उसके अलावा मैंने और वहां पर इंतजार ही किया। और सरिये से नंबर 8 वगैरह बनाया। हाँ नहीं, अभी वो नौबत ही नहीं आई ना, अभी वो नौबत नहीं आई है। अभी तो कह दिया गया कि यहाँ नहीं बनेगा। नहीं, वैसे और भी तरीका है ना, मैंने कहा ना, बाहर रज़ाकार जो होते हैं, मुझे ये और यहाँ पे ड्राइविंग सड़कों पे देख के लगता ही है, कम से कम बहुत से लोगों से बात होती है, ज़्यादातर के पास तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं देखा, कल्चर ही नहीं है रखने का। और जिन्होंने रखा हुआ है उन्होंने कहा कि बाहर जो रज़ाकार होते हैं वो हमें बना के लेके आ जाते हैं, तो सरिये से नंबर 8 तो बनता ही नहीं है। मगर ये कि हम जैसे लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए ताकि सियासतदान, मैं सियासतदान आपको कह रहा हूँ, ताकि मैं वो रास्ते तो देखूँ ना कहाँ पर क्या क्या मसाइल है। सही बात है। और एक आम शहरी को भी, मतलब न सिर्फ सियासतदान को, मैं कह रहा हूँ कि आम एक शहरी को या जो पढ़ा लिखा शहरी है उसे लीड एग्जाम्पल